नमस्कार साथियों, मैं रुपेंद्र गायकवाड़। मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने उपन्यास के इतिहास के बारे में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं उपन्यास की संरचना को बताऊंगा। तो समय का ध्यान रखते हुए हम लोग जल्दी से इसको देखते हैं। पहला है कथा, कथानक और कथा वस्तु। कथा, कथानक और कथा वस्तु के अंतर्गत हम देखते हैं मानव चेतना और समाज में जो तरह तरह के भौतिक, आध्यात्मिक परिवर्तन होते रहते हैं और हो रहे हैं, मनुष्य कथा के रूप में आज उन्हें प्रस्तुत करने का श्रेष्ठतम माध्यम उपन्यास ही है। तो आज जो मनुष्य के जीवन में जो घटनाएं घटती है, उन्हें अभिव्यक्त करने का माध्यम जो साहित्य है वह उपन्यास बन गया है। आज उपन्यास का ही युग चल रहा है, ऐसा हम मान सकते हैं। मनुष्य के मानसिक और सामाजिक जीवन के विविध व्यापार, उनको जिस ढंग से उपन्यास में निबद्ध किया जा सकता है, वह इसे अन्य विधाओं की तुलना में एक विशिष्ट आयाम प्रदान करता है। इसीलिए हेनरी जेम्स जैसे विद्वानों का मानना है कि उपन्यास एक ऐसा आधुनिक काव्य रूप है जिसमें एक साथ कहानी और नाटक, कविता और संगीत, चित्रकला और स्थापत्य कला सभी का अंतर्भाव रहता है। कथा जिस तरह कहानी के लिए एक प्राथमिक और महत्वपूर्ण तत्व है, उसी तरह वह उपन्यास का मूल आधार है। कथा तत्व की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इस बात में होती है कि वह मानव मन में यह जिज्ञासा बनाए रखता है कि आगे क्या हुआ। कथा कथन है तो कथानक उस कथन की रचना ताना बाना है। कथा वस्तु इन दोनों से सृजित रूप का लक्ष्य उद्देश्य है। और स्पष्ट ढंग से कहा जाए तो कथा कालक्रम में संजोई गई घटनाओं का विवरण है। तो कथानक घटनाओं का ऐसा विन्यास जिसमें कार्य कारण पर बल रहता है, और कथा वस्तु कथ्य का तर्क संगत और बौद्धिक पहलू व दृष्टिकोण है। तो कथा वस्तु के संबंध में नित्यानंद तिवारी का कथन है कि कथानक कहानी का सिर्फ ढांचा नहीं है, वह लेखक के अनुभव में वस्तुगत वास्तविकता की अनिवार्य आँच और निशान का प्रमाण होता है, और बिना सूक्ष्म भाषिक और तकनीकी योग्यता के सभी सच्चे साहित्य की शर्तें पूरी कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ तकनीक और भाषा की योग्यता से प्रभाव को घनीभूत किया जा सकता है, असलियत में नहीं पैदा की जा सकती। कथानक वास्तविकता का साक्षात्कार है। लेखक की सृष्टि नहीं, दरअसल उपन्यासकार की चेतना और अपने अनुभव और विवेक से अपने उपन्यास एक चरित्रों और कथा वस्तुओं का निर्माण करती है। कहने का अर्थ यह है कि लेखक अपनी असल जिंदगी में घटी घटनाओं को के अनुभव के द्वारा और अपने विवेक से उपन्यास के चरित्रों को गढ़ता है, और साथ साथ कथा वस्तु का निर्माण करता है, और उन्हीं में अपना देश काल ढूंढती है। उन्हें पा लेना ही दरअसल उपन्यास की कलात्मक उपलब्धि है। इस तरह से आप कथा वस्तु के बारे में समझ गए होंगे। दूसरा आते हैं देश काल अर्थात इतिहास बोध। उपन्यास मात्र स्थितियों, परिस्थितियों
भावों, मनोभावों, घातों प्रतिघातों का संयोजन और कलात्मक निर्वाभर नहीं है जो किसी एक रेखीय संभावना में निष्पन्न हो। उपन्यास तो ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के संघर्ष और गतिशीलता से निश्रित मनुष्य का निर्यात का अनेकवाची साहित्य रूप है। ऐसे में उपन्यास का अपना एक देश होता है और एक काल होता है। इस देश काल के नागरिकों अर्थात चरित्रों की रचना उपन्यासकार सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों और जरूरतों के अनुकूल करता है। उपन्यास अपनी आख्यानात्मकता में समयातीत होते हुए भी कालातीत नहीं होता। उसकी दृष्टि समकालीन तक की दृष्टि होगी। समकालीन तक का यह बोध ही दरअसल उस इतिहास बोध का विवेक है। अर्थात उपन्यासकार जिस समय में रहता है उस समय की समस्याओं को, परिस्थितियों को अपने उपन्यास में समाहित करता है, जिससे हमें उस उपन्यास को पढ़कर लगता है कि उस समय की परिस्थितियाँ क्या रही होगी। इतिहास बोध का विवेक है जिसे मनुष्य अपने सामाजिक होने की प्रक्रिया में प्राप्त करता है। मनुष्य किसी न किसी देश काल में अवस्थित होता है। इतिहास चेतना और आयामों में ही वह परिभाषित और व्याख्यायित होता है। इसलिए जिस तरह मनुष्य देश काल से विच्छिन्न नहीं हो सकता, उसी तरह उपन्यास भी देश काल शून्य नहीं हो सकता। अर्थात उपन्यास और देश काल का अभिन्न संबंध है। तीसरा आते हैं अन्विति और सामंजस्य। उपन्यास में कथा और कथानक का सफल निर्वाह के लिए घटनाओं, चरित्रों, संवादों, विषयजन्य स्थितियों, परिस्थितियों, भाव मनोभावों, घातों प्रतिघातों का कुशल संयोजन और सामंजस्य होना चाहिए। इन सभी का सामंजस्य होगा तभी वह समूचा प्रभाव पैदा कर पाएगा। कुछ आलोचकों ने इसे सुई धागे के रूप में परिभाषित किया है। मिलान कुंदेरा नामक एक विद्वान हैं, इस संयोजन और तदजनित भाव की तुलना ऑर्केस्ट्रा से करते हैं और कहता है कि जिस तरह समूचा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए ऑर्केस्ट्रा में दृश्य में उपस्थित नृत्य करने वाले या गाने वाले स्त्री पुरुष ही महत्वपूर्ण नहीं, वरन पार्श्व में बजने वाले तमाम वाद्य यंत्र भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, बल्कि उनके पूर्ण समंजन से ही वह प्रभाव उत्पन्न होता है। उसी तरह उपन्यास अपने प्लॉट में पूर्ण समंजन करके ही पूरा प्रभाव पैदा कर सकता है। कहने का अर्थ ये है कि केवल उपन्यास के कहानी को ही लेकर उपन्यास प्रभावपूर्ण नहीं हो सकता। उसके वातावरण, दृष्टिकोण, उनकी अन्विति, सामंजस्य, उनके चरित्र, संवाद, मनोभाव, चरित्रों के मनोभाव, इन सभी चीज़ों को पूर्ण समंजन के साथ ही वह अपना प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। उसी तरह उपन्यास पूर्ण प्रभाव पैदा कर सकता है। इसलिए बिना अन्विति और सामंजस्य के उपन्यास अपने कथानक और कथ्य का सफल निर्वाह नहीं कर सकता। अर्थात अन्विति और सामंजस्य बहुत जरूरी है। शिथिल, बिखरा और अधूरा सा लगेगा अगर इनमें अन्विति और सामंजस्य नहीं रहेगा। चौथा है दृष्टिकोण अथवा उद्देश्य। औपन्यासिक स्थापत्य में अर्थात उपन्यास क्या है, एक प्रकार का इमारत है समझ लो, जो क्या है स्थापत्य के रूप में है। इसमें दृष्टिकोण अथवा उद्देश्य महाभारत के सत्य और संजय की तरह अनिवार्य तत्व है। तो जिस प्रकार महाभारत में
संजय और सत्य अनिवार्य तत्व था, उसी प्रकार उपन्यास में दृष्टिकोण अथवा उद्देश्य, अर्थात उपन्यास लिखने का उद्देश्य क्या है, इस उपन्यास लिखने में इनको पढ़कर हमें क्या सबक मिलता है, क्या सीख मिलती है, किस उद्देश्य की प्राप्ति होती है, यह एक अनिवार्य तत्व है। जैसे आप कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई सिनेमा देखते हैं, तो यह ज़रूर जानना चाहते हैं कि इस कहानी का उद्देश्य क्या है, इस सिनेमा में क्या दिखाया गया है। यह जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा ही दरअसल किसी पाठ को, चाहे वह उपन्यास हो, कहानी हो, कविता हो, सिनेमा हो या अन्य कोई कला माध्यम हो, प्रासंगिक और समकालीन बनाता है। प्रयोजनीयता अथवा प्रासंगिकता की मांग इसका प्रमुख लक्ष्य है। दृष्टिहीन उद्देश्य का कोई रचनात्मक अर्थ नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह उद्देश्यहीन दृष्टिकोण भी निरर्थक होगा। कहने का अर्थ यह है कि दृष्टिहीन उद्देश्य अर्थात ऐसा उद्देश्य जिसमें कोई दृष्टि ही ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, इसका कोई रचनात्मक अर्थ नहीं हो सकता। उसी तरह उद्देश्यहीन दृष्टिकोण भी निरर्थक होगा। उपन्यास का शिल्प के लिए कैसे कहा जा रहा है का जितना महत्व है, उससे कहीं अधिक क्या कहा जा रहा है उसका होता है। पर्सी लुबाक नामक विद्वान ने सबसे पहले क्राफ्ट ऑफ फिक्शन 1921 में इस विषय पर विचार किया था कि जो उपन्यास का उद्देश्य है वो कैसा होना चाहिए। उसी प्रकार हेनरी जेम्स ने उपन्यास में दृष्टिकोण संबंधी धारणा और टेक्निक को एक कलात्मक और दार्शनिक समस्या के रूप में वर्णित किया है। जेम्स लिखते हैं कि हर मानवीय जटिलता के संदर्भ में, चाहे वह सुखद हो या दुखद, अच्छा यह होगा कि हमारे दिमाग में एक ऐसे निरीक्षक या आलोचक की कल्पना रहे जो सभी बातों का निर्विकार आलोचक हो और सत्य के हित में दूर खड़ा होकर भी सब कुछ देख रहा हो। उसी तरह हेनरी फील्डिंग इसे आविष्कार और परख की शब्दावली में परिभाषित करते हैं। अब हम देखते हैं उपन्यास की शिल्प तकनीक। उपन्यास की शिल्प तकनीक के अंतर्गत हम देखते हैं आख्यान तकनीक। वर्ण विषय का चुनाव और उसके सफल निर्वाह की टेक्निक उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। अर्थात जिस विषय का हम चुनाव कर रहे हैं वह ऐसा होना चाहिए जिसका सफल निर्वाह उपन्यास में हो सके। आदिम कथाओं से लेकर मिथकीय, पौराणिक और ऐतिहासिक राजा रानी वाले कथानक और आज की सामाजिक राजनीतिक समस्याओं से संबंधित कथानक में इस टेक्निक की ज़रूरत होता है। आख्यानात्मकता की टेक्निक इसके लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। इस टेक्निक के सहारे उपन्यासकार कभी स्मृति द्वारा अनुभव को आमंत्रित करता है तो कभी अनुभव द्वारा स्मृति को तरतीब देता है। इस आख्यानक प्रक्रिया में वह नैरेटर अर्थात कथावाचक इसकी भूमिका में होता है और उपन्यास में नैरेटर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। माना जाता है कि नैरेटर लेखक का आत्म प्रक्षेप होता है। आख्यान तकनीक के सहारे नैरेटर समाज इतिहास के साहित्य रूप में उपन्यास को संरक्षित करता है, क्योंकि पूरे इतिहास को समेटने का जो काम समाजशास्त्र नहीं कर सकता उसकी पकड़ से वह बाहर होता है, उपन्यास स्मृति के द्वारा आख्यान के सहारे पूरा कर लेता है। नैरेटर पाठक और कथा चरित्रों के बीच में एक पुल की तरह होता है, परंतु
ज्यों ही वह पुल का काम छोड़कर प्रवाह में उतरकर विश्लेषण करने लगता है तो पाठक की निरंतरता में व्यक्ति अतिक्रम उपस्थित कर उपदेश और निर्णय देने लगता है, तो उपन्यास अपने शिल्प में कमजोर होने लगता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जो नैरेटर होता है अर्थात कथावाचक होता है वो एक पुल की तरह काम करता है, तभी वह जो उपन्यास है वही हमें सफल बनाता है, उपन्यास को सफल बनाता है। लेकिन जब वह उस उपन्यास में डूबकर अपने व्यक्तित्व को लाता है और अपने निर्णय सुनाता है, अपने उपदेश देता है, तो वह उपन्यास अपने शिल्प में कमज़ोर हो जाता है। इसी के अंतर्गत हमने देखा कि जो शिल्प तकनीक है इसके अंतर्गत आते हैं चरित्रांकन। तो उपन्यास में चरित्रों और वस्तु स्थितियों के विश्लेषण की कला बहुत महत्वपूर्ण रखती है। विषय वस्तु और उसको रचने वाली घटनात्मकता से इसका बहुत गहरा रिश्ता होता है। इन रीजेंस का महत्वपूर्ण कथन है कि चरित्र घटना की नियति के सिवा क्या है और घटना चरित्र के विश्लेषण के सिवा क्या है। यदि इन घटनाओं और चरित्रों को एक से निर्देशित विषय और वस्तु के साथ प्रस्तुत किया जाए तो चरित्रांकन बहुत ही प्रभावकारी सिद्ध हो जाएगा। अन्य साहित्यिक रूपों की तुलना में उपन्यास को चरित्रांकन की यह सुविधा प्राप्त होती है क्योंकि इसे जो कलात्मक स्वतंत्रता, लचीलापन और यथार्थ के सभी रूपों के प्रति विस्तृत परिक्षेत्र प्राप्त होता है वह अन्य विधाओं के लिए सीमित है। उपन्यास के ढांचे में जीवन के सभी प्रकार के जटिल और विस्तृत संबंधों व परिस्थितियों को चित्रित किया जा सकता है। हेनरी जेम्स ने इस संबंध में लिखा है कि उपन्यास में जीवन के मूल संगीत को, उसकी छलना को, उसकी अरूप अनगढ़ लय को पकड़ने की कोशिश होती है और यह कोशिश उपन्यास को जीवंत बनाता है। कहने का अर्थ यह है कि जीवन में जो घटित हो रहा है उसका मूल संगीत, उसकी छलना अर्थात जीवन के सार को, जीवन की समस्याओं को, उनकी अनगढ़ लय को पकड़ने की कोशिश होती है कि समस्या क्या है, और यह कोशिश उपन्यास को जीवंत बनाता है। जाहिर है कि यह जीवन तथा उपन्यास के चरित्रों की घटनाओं, वस्तु स्थितियों के सफल विश्लेषण पर ही निर्भर करेगा, क्योंकि इन्हीं के अनुरूप प्लॉट का प्रस्तुतिकरण और समायोजन होता है और कथा कथानक और कथा वस्तु की निष्पन्नता सिद्ध होती है। तभी तो 20वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण कथा आलोचक E.M. फॉस्टर ने कथा साहित्य में चरित्र चित्रण पर विशेष जोर दिया। उनका कहना है कि उपन्यास चरित्रों की सर्जना करता है, उपन्यास चरित्रों की सर्जना करता है, उसका निर्माण नहीं करता। यह कथन इसलिए महत्वपूर्ण है कि यदि उपन्यासकार चरित्रों का निर्माण करेगा तो उसे सांचे गढ़ने पड़ेंगे, जबकि सर्जना में वह गढ़े हुए सांचे को तोड़ भी सकता है। इसके बाद आते हैं संवाद। उपन्यास को जीवंत बनाने में संवाद योजना का विशेष योग होता है। जिन चरित्रों और वस्तु स्थितियों के माध्यम से उपन्यास में जीवन यथार्थ का चित्रण किया जाता है उसका महत्व इस बात में है कि वह किस प्रकार से वर्णित हुआ है, किस प्रकार वह रूपायित हुआ है, और वर्णन और रूपांकन की कला में संवाद की विशेष भूमिका होती है। नाटकीय स्थितियों, दृश्यों, तनावों और प्रभाव को रचने में संवाद रचना के कौशल को नकारा नहीं जा सकता। कथानक में विशेष प्रभाव पैदा करने के लिए संवाद रचना का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इस प्रकार नाटकीय संरचना और दृश्य प्रधान चित्रात्मकता के निर्माण के लिए संवाद योजना की महत्ता को छोड़ा नहीं जा सकता। उपन्यास में चरित्रों और घटनाओं की अनुभूति के संदर्भ में कथा आलोचकों ने संवाद के लिए कुछ आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया है, जिनमें जीवंतता तथा तीव्रता, लचीलापन, अभिव्यंजना, वस्तुनिष्ठता, नैतिक शक्ति, वाग्मिता और काव्यात्मकता का गुण जो है वह प्रमुख है। उपन्यास की बनावट के संदर्भ में हम विषय रूप और कथ्य संबंधी नवीनता और उपन्यास का भविष्य, ये छठवां पॉइंट है, उसको हम देखते हैं। आज जब इतिहास, स्मृति, आख्यान आदि के खत्म होने की चिंता जाहिर की जा रही है, तो ऐसे में उपन्यास के भविष्य की चिंता भी स्वाभाविक है। परंतु यदि देखा जाए तो उपन्यास की लगभग 400 साल से अधिक की विकास यात्रा में उपन्यास ने विषय वस्तु से लेकर रूप रचना तक अपने को बार बार बदला है। इस परिवर्तन के चलते ही उसका नॉवेल या नवल होना बार बार परिभाषित होता रहा है। यही कारण है कि आख्यान कभी भी शुद्ध कला नहीं हो सकता, वह ऐसी किसी मांग या धारणा की जिंदा भी नहीं कर सकता। हेनरी जेम्स ने जब बहुत पहले कहा था कि उपन्यास एक ऐसा साहित्य रूप है जिसमें एक साथ कथा व नाटक, कविता व संगीत, चित्रकला व स्थापत्य सभी का अंतर्भाव रहता है, तो एक तरफ उसकी समावेशी व्यापकता की बात करता है, तो दूसरी ओर उसके लचीले और सामाजिक प्रकृति का भी ध्यान में रख रहा है। तो उद्भव काल से लेकर आज तक अपने इस समावेशी और लचीले प्रकृति के चलते विश्व भर में उपन्यास में विषय रूप, कथ्य और कथानक संबंधी न जाने कितने बदलाव, तोड़फोड़ और प्रयोग होते रहे हैं और होते रहेंगे। दरअसल यह शेल्टर, यह तोड़फोड़ और यह उन्मुक्ति ही उपन्यास को जीवित बनाए रखेगी। उपन्यास मर नहीं सकता, उसमें समय, समाज, रुचि और प्रौद्योगिकी बदलावों के साथ साथ बदलाव होंगे और इस बदलाव में ही उसका भविष्य निहित है। वैसे भी आधुनिक युग में प्रतिबंधित और तरह तरह के सेंसरशिप के शिकार साहित्य का अगर कोई ब्यौरा तैयार किया जाए तो यह सबसे अधिक संख्या में उपन्यासों का है, अर्थात उपन्यास को ही ज़्यादा मात्रा में बैन किया गया। इसका कारण यह है कि उपन्यास सर्वाधिक आधुनिक चेतना संपन्न लोकतांत्रिक विधा है। प्रतिबंधों के रूप में हम देख सकते हैं कि 16वीं शताब्दी में स्पेन के सम्राट ने कानून बनाकर दक्षिण अमेरिका में उपन्यास लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तर्क यह था कि उपन्यास जनता के लिए खतरनाक होते हैं, परंतु दक्षिण अमेरिका में उपन्यास समाप्त नहीं हुआ, एक से एक उपन्यास वहाँ लिखे गए। इसलिए जब तक मनुष्य और उसका समाज बना रहेगा तब तक उपन्यास का भविष्य भी बचा रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमने उपन्यास के बारे में पढ़ा, उपन्यास की बनावट के बारे में पढ़ा। आप भी उपन्यास लेखन अगर करते होंगे या करना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। तो निश्चित ही आपको इस जो संक्षेप में मैंने बताया उपन्यास की संरचना, ये आपको समझ आई होगी। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर ही इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। इस तरह से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहूँगा और मेरा उद्देश्य यह है कि आप तक संपूर्ण ज्ञान पहुंच पाए, किसी विषय वस्तु का संपूर्ण ज्ञान पहुंच पाए। आजकल के जो YouTube वीडियो होते हैं उनमें शॉर्ट रूप में बता दिया जाता है उनकी विशेषताओं को, लेकिन
मैं यह चाहता हूँ कि आपको संपूर्ण ज्ञान मिले, यथार्थ सत्य मिले, इसलिए मैंने इस YouTube चैनल की रचना की है, इसको बनाया है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।